अगर अब बात करें अपने सेकंड पॉइंट की जो कि है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो हमने कोवर्शन समझ लिया कि आखिर कोवर्शन क्या होता है। अब देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट जो कि है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अगर आप अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेकर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा वो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को लेकर हमारी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 1 के अंदर। उसमें बताया गया अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्ट को हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है उकसाना। आप सामने वाली पार्टी को उकसा रहे हो, उसके ऊपर अपना ऐसा प्रभाव डाल रहे हो कि वो आपकी बातों में आकर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा रही है। जिस तरीके से कोर्शन के अंदर हम फिजिकल प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम सामने वाली पार्टी के ऊपर मेंटल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, उसको मेंटली जो है इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं ताकि वो जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए। तो इसी को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां पर होता है जहां पर पार्टीज के बीच आपस में रिलेशन होता है। और रिलेशन भी किस तरीके का रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। रिलेशन भी इस तरीके का है कि वन ऑफ द पार्टी, दो पार्टीज में से जो एक पार्टी है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके की है, वो इस तरीके की पोजीशन पे है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है। डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है, हावी हो जाना, दूसरे के ऊपर दबाव डालना, दूसरे को प्रेशराइज करना। तो एक पार्टी कुछ इस पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट करेगी और जैसा वो चाहेगी सामने वाली पार्टी वैसा ही करेगी। तो पहली कंडीशन तो हो गई हमारे यहाँ पर कि पार्टीज के बीच रिलेशन है और वो रिलेशन इस तरीके का है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है, एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। ही यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और साथ के साथ जो है वो पार्टी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रही है और सामने वाली पार्टी से अनफेयर एडवांटेज ले रही है, दूसरी पार्टी का फायदा उठा रही है। तो दो कंडीशन है। बताया गया रिलेशन किस तरीके का है, रिलेशन इस तरीके का है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है। अब डोमिनेट करेगी नहीं करेगी वो एक अलग बात है, ये फर्स्ट पॉइंट में नहीं लिखा, ये सेकंड पॉइंट में लिखा है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करेगी और अपना अनफेयर एडवांटेज लेगी। तो दोनों कंडीशन अगर पूरी होती है तो हम कहते हैं कि सामने वाली पार्टी की जो कंसेंट ली गई है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ली गई है। अब ऐसे कौन से रिलेशन होते हैं जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हो सकता है। एग्जांपल दूं तो मैं अगर आपको, मास्टर और सर्वेंट, मालिक और नौकर, मालिक और नौकर का आपस में इस तरीके का रिलेशन होता है कि मालिक इस पोजीशन पे होता है कि वो नौकर की विल को डोमिनेट कर सके। नौकर जो है हमेशा झुक के रहता है, उसको अपनी नौकरी जाने का खतरा रहता है तो वो अपनी नौकरी के लिए कुछ भी करेगा और मालिक जो है उससे कुछ भी करवा सकता है। और अगर नौकर अनपढ़ है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर तो मालिक उसका किसी भी तरीके से फायदा उठा सकता है, अनफेयर एडवांटेज ले सकता है अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके। उसी तरीके से डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन होता है। पेशेंट डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा रहा होता है तो पेशेंट डिपेंडेंट है डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, ट्रीटमेंट करते करते बीच में से आधा ट्रीटमेंट में से रोक दिया, बोला पहले अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर, तब जाके जो है तेरा ट्रीटमेंट पूरा करूंगा। अब यहाँ पर पेशेंट को अपनी जान बचानी है, उसने 5 लाख रुपए डॉक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर ने पेशेंट का अनफेयर एडवांटेज लिया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करा, तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस आ सकता है। उसी तरीके से और भी कई रिलेशन होते हैं जैसे कि लॉयर और क्लाइंट का रिलेशन। तो अभी हम कई सारे एग्जांपल देखेंगे आगे जाके, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होता चलेगा। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। अब यहाँ पर लॉ ने क्या कहा है कि एक पर्सन को हमेशा ये माना जाएगा कि वो इस पोजीशन में है। डीम का मतलब क्या होता है, प्रिजम्पशन यानी अजम्पशन। तो एक पर्सन को लेके हमेशा ये अजम्पशन ली जाएगी कि वो इस पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। यहाँ पर किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा, लॉ इसको अज्यूम करके चलता है कि पर्सन हमेशा इस पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, सामने वाली पार्टी को अपनी बातों में, अपने दबाव में फंसा सकता है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं। तो तीन कंडीशन यहाँ पर बताई गई है, तीन सिचुएशन बताई गई है जहां पर ये अज्यूम करा जा सकता है। पहली सिचुएशन है कि वो पर्सन जो है होल्ड करता है रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी क्या होती है, रियल अथॉरिटी का मतलब ऐसी अथॉरिटी जो क्लियरली दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है कि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास दूसरे को चलाने की पावर है। प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन में भी रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होती है। प्रिंसिपल के पास अपेरेंट अथॉरिटी होती है कि वो एजेंट को अपनी मर्जी से चला सकता है, उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर कभी भी कोई भी पर्सन रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होल्ड करता है दूसरी पार्टी के ऊपर, तो ये हमेशा अज्यूम करके चला जाएगा कि उसके पास ऐसी पोजीशन है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मास्टर और सर्वेंट, नौकर और मालिक का रिलेशन, ये रियल और अपेरेंट अथॉरिटी का एग्जाम्पल है।
मास्टर के पास हमेशा ये अपेरेंट अथॉरिटी होती है और मास्टर हमेशा इस पोजीशन में होता है कि वो चाहे तो सर्वेंट की विल को डोमिनेट कर सके। अब डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार जो है सामने वाली पार्टी का अनफेयर एडवांटेज लेगा ही लेगा, लेकिन वो हमेशा इस पोजीशन में है कि वो अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। अब लेगा या नहीं लेगा इस तरीके का कोई आरोप लॉ नहीं लगा रहा, लेकिन वो कह रहा है कि वो इस पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है। ये हमेशा प्रिज्यूम करके चला जाएगा। आईटीओ एंड एसएससी, आईटीओ कौन होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर, और एसएससी जो टैक्स पेयर होता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास हमेशा रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होती है। सेकंड है हमारा कि वो जो पर्सन है वो स्टैंड करता है, यानी उसका जो है फिड्यूशरी रिलेशनशिप है अदर पार्टी के साथ। कैसा रिलेशनशिप है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप है दोनों पार्टीज के बीच में। अब ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन, यानी दोनों पार्टीज के बीच में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है। तो अगर किसी पर्सन का दूसरी पार्टी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप है तो वहां पर भी ये अज्यूम करके चला जाएगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है। तो अब ये रिलेशन कहां पर होता है? सच रिलेशनशिप सपोज टू बी एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस: फादर एंड सन, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। फादर और सन के बीच ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन हमेशा म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है। उसी तरीके से सॉलिसिटर और क्लाइंट, सॉलिसिटर कौन होता है? लॉयर। क्लाइंट जो है भरोसा करके ट्रस्ट करके लॉयर को अपनी सारी बातें बताता है, अपनी सारी सच्चाई बताता है, और लॉयर भी क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट करके जो है उसके केस को लड़ता है। उसी तरीके से डॉक्टर और पेशेंट, इनके बीच आपस में फिड्यूशरी रिलेशन होता है। लेकिन इन सभी केसेस में हमेशा एक पार्टी इस पोजीशन पे होती है कि वो दूसरी पार्टी की विल को अगर चाहे तो डोमिनेट कर सकती है, उसका अनफेयर एडवांटेज ले सकती है। फादर और सन के केस में फादर है, सॉलिसिटर और क्लाइंट के केस में सॉलिसिटर है यानी लॉयर, डॉक्टर और पेशेंट के केस में डॉक्टर है। ये सभी जो है चाहे तो अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज ले सकती है। तीसरी सिचुएशन है हमारी वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडी डिस्ट्रेस। तो अगर कभी भी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी, जिसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्ट हुई है, अब चाहे वो टेम्पररी अफेक्ट हुई है चाहे परमानेंटली अफेक्ट हुई है, बाय रीजन ऑफ एज, एज की वजह से भी मेंटल कैपेसिटी अफेक्ट हो सकती है। अब जिसकी एज जो है वो ज्यादा हो जाती है, 70-80 क्रॉस हो जाती है, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। मेंटल कैपेसिटी के ऊपर अफेक्ट तो आता ही आता है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसकी मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, फिर चाहे वो एज की वजह से हो, चाहे वो इलनेस की वजह से हो, चाहे मेंटल और बॉडी डिस्ट्रेस की वजह से हो, तो किसी भी वजह से अगर सामने वाली पार्टी की मेंटल कैपेसिटी अफेक्ट हुई है और आप ऐसी किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो ये माना जाएगा कि आप इस पोजीशन में आ गए कि आप उसकी विल को डोमिनेट कर सकते हो। सीधी बात है, आप उसको प्रेशराइज कर सकते हो, उसको अपनी बातों में फंसा सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? एंड ओल्ड इलिटरेट पर्सन, कोई बूढ़ा अनपढ़ इंसान हो, एक तो बूढ़ा है, कमजोर है, ऊपर से वो अनपढ़ है, तो ऐसे पर्सन का कोई भी गलत फायदा उठा सकता है, अपना अनफेयर एडवांटेज ले सकता है उससे। तो ये तीन केस हमारे ऐसे हो गए जहां पर जो है हमेशा ये अज्यूम करके चला जाएगा कि एक पार्टी हमेशा इस पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसका गलत फायदा उठाएगी। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लाइन से बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ए स्पिरिचुअल एडवाइजर, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, तो ए भी एक स्पिरिचुअल गुरु है। इंड्यूस्ड बी, बी कौन है? हिज डिवोटी, बी कौन है? उसका डिवोटी यानी उसका फॉलोवर। टू गिफ्ट हिम द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट टू हिज डिवोटीज सोल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो यहाँ पर ए जो स्पिरिचुअल गुरु है वो बी को कह रहा है कि तुम मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो, मैं अगले जन्म के लिए तुम्हारी आत्मा को सिक्योर कर दूंगा। इस तरीके की कुछ बातें करके ए जो स्पिरिचुअल गुरु है वो बी को उसकी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने को कहता है। तो स्पिरिचुअल गुरु तो इस तरीके की बातें करते हैं कि सब कुछ मोह माया है, इस जंजाल में मत फंसो, सब कुछ त्याग के जो है भगवान की शरण में चले जाओ। तो यहाँ पर बी ने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी ए के नाम पे ट्रांसफर कर दी। अब बी को जो है कुछ समय बाद लगा कि मैंने ये गलत कर दिया यार, मैंने क्या कर दिया, उस समय जो है मैं ए से इन्फ्लुएंस हो गया था और मैंने ए के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन अब मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए क्योंकि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा गया और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करवाया गया। द कंसेंट टू गिफ्ट वाज हेल्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। हियर द रिलेशनशिप वाज फिड्यूशरी रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड डिवोटी। तो जो ये रिलेशनशिप होता है गुरु और डिवोटी के बीच, कोई ना कोई रिलेशन तो होता है स्पिरिचुअल गुरु और उसके डिवोटीज के बीच। वो रिलेशन कौन सा होता है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है इनके बीच आपस में। स्पिरिचुअल गुरु हमेशा इस पोजीशन में रहता है कि वो चाहे तो डिवोटी की विल को डोमिनेट कर सके। तो यहाँ पर डिवोटी की विल डोमिनेट करी गई है, तो ये कोर्ट केस है, वहां पर ये सब फैक्ट जो है रखे गए थे। कोर्ट केस का नाम क्या है? मनु सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए हैड एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। अपॉन बी's attaining majority, A obtained by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than a sum due in respect of the advance. Here A has employed undue influence. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के अंदर क्या कहा गया है? दो पार्टीज हैं, एक ए और दूसरा बी। ए फादर है, बी सन है। ए ने बी को कुछ एडवांस मनी दिया यानी कुछ पैसा दिया लोन के तौर पे। फादर ने अपने सन को पैसा लोन के तौर पे दिया। बड़ा अजीब एग्जाम्पल है। और जबकि बी जो उसका सन है
वो एक माइनर है, बी जो है माइनर है। अब यहाँ पर ए ने बी को लोन दिया और बी से बदले में एक बॉन्ड साइन करवा दिया। बॉन्ड क्या होता है आपको पता है? तो जब हम कभी किसी सामने वाली पार्टी से पैसा लेते हैं तो जो पार्टी पैसा उधार लेती है वो दूसरी पार्टी को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देती है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। उसके अंदर लिखा होता है कि मैंने तुमसे इतना पैसा लोन के तौर पे लिया है और ये पैसा मैंने तुमसे इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए उधार लिया है, इसके ऊपर मैं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें दूंगा। तो ये सब बातें लिखी होती हैं बॉन्ड के ऊपर। तो मोटा मोटा बॉन्ड के अंदर ये सब बातें होती हैं, बाकी और भी कई सारी बातें होती हैं, उसके ऊपर अभी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, अभी आप इतना समझो सिर्फ। तो बी ने जो है एक बॉन्ड साइन करके दे दिया ए को, जिसमें लिखा था कि मैंने ए से इतना उधार लिया है और मैं इतना टाइम के बाद ए को ये पैसा चुका दूंगा। तो वो जो बॉन्ड बी ने दिया ए को, उसके अंदर ए ने अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब उसको जो है बहला फुसला के मैंने तेरी मदद करी, अब तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये सब कुछ बातें कर करके पेरेंटल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उस बॉन्ड के ऊपर जितना पैसा ए ने बी को दिया था उससे ज्यादा का अमाउंट लिख दिया। यानी यहाँ पर जो अमाउंट लिखा गया वो ज्यादा लिखा गया। सपोज ए ने बी को 10,000 रुपीज दिया, तो यहाँ पर बी ने जो है ए को 15,000 का बॉन्ड साइन करके दे दिया। मतलब अब जो है बी ए को 15,000 रुपए वापस करेगा, ना कि 10,000 रुपए। तो यहाँ पर ए ने अपनी पेरेंटल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा और बी से ग्रेटर अमाउंट का बॉन्ड ले लिया एज कंपेयर टू सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस। तो यहाँ पर ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा, सीधे सीधे ए ने जो है अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A man enfeebled by disease of age is induced by B's influences over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B has employed undue influence. तो A जो कि एक बीमार आदमी है, enfeebled का मतलब क्या होता है? बीमार, काफी बीमार है, काफी कमजोर है। by disease of age, तो जितनी एज बढ़ती जाती है उतना इंसान जो है बीमार होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो वो अपनी एज के कारण की वजह से जो है बीमार हो गया है और अपना इलाज करवा रहा है। तो बी जो है मेडिकल अटेंडेंट है ए का, यानी बी जो है ए का इलाज कर रहा है। तो बी ए का डॉक्टर है। अब बी ने जो है अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, मैंने आपको कहा था डॉक्टर और पेशेंट के बीच अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हो सकता है। डॉक्टर जो है पेशेंट का फायदा उठाकर उससे अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। तो बी ने जो है अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा, ए को एग्री करा कि वो जो है अनरीजनेबल सम दे, यानी अनरीजनेबल पैसा दे प्रोफेशनल सर्विस का। सपोज बी जो है इसे इलाज करने का 50 लाख रुपए मांग रहा है, तो इस तरीके से कोई अनरीजनेबल पैसा मांग रहा है अपनी सर्विसेज देने का। तो यहाँ पर सीधे सीधे बी जो है अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ए की विल को डोमिनेट कर रहा है और उससे अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए बीइंग इन डेट टू बी, ए जो है उसने उधार लिया बी से। बी कौन है? बी एक मनी लेंडर है विलेज का। विलेज में होता है जिस तरीके से साहूकार होते हैं, मतलब जो लोग पैसा उधार देते हैं, तो वो लोग जो है पहले के टाइम पे होते थे, आजकल तो बैंक आ गए। तो पहले के टाइम पे क्या होता था? साहूकार जो है पैसा उधार देते थे गांव वाले को और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उनके ऊपर दबाव डालते थे और कई बार कैलकुलेशन में भी गड़बड़ करते थे। आपने मूवीज में देखा ही होगा, पहले के जमाने के जो मनी लेंडर होते हैं वो गांव में जरूरतमंदों को पैसे देने के लिए किस तरीके से अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर ए ने उधार लिया बी से, तो बी ने जो है एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करवाया और उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन देखते ही समझ में आ रहा था, विच अपीयर टू बी अनकॉन्शनेबल। देखते ही लग रहा था कि ये जो टर्म्स और कंडीशन है ये अनकॉन्शनेबल है। अनकॉन्शनेबल का मतलब क्या होता है? अनफेयर या फिर अनरीजनेबल। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% पर मंथ है। 6% पर मंथ का मतलब होगा पूरे साल का 72%, यानी 72% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है बी की तरफ से। तो ये तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से कोई भी टर्म्स और कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दी गई है जो देखते ही लग रहा है कि ये अनकॉन्शनेबल है। तो अगर कभी भी क्लियरली ऊपर से ही देखते ही समझ में आ रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है अनरीजनेबल है, अनकॉन्शनेबल है, तो उसके इसमें अगर अग्री पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, मैंने आपको बताया था ना अग्री पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जिसके साथ गलत होता है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती। तो यहाँ पर किसकी कंसेंट फ्री नहीं है? ए की कंसेंट फ्री नहीं है। तो यहाँ पर ए कौन है? हमारा अग्री पार्टी। तो अगर ए बी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दे कि ये मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, उस समय पर मुझे पैसों की जरूरत थी तो इसने मुझसे जो है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने का कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया, लेकिन जिसको मैं आप पे नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा गया था जिसकी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था। तो ए अगर कोर्ट में केस कर देता है बी के खिलाफ, तो यहाँ पर अब बात बी के ऊपर आ जाएगी। बी को साबित करना होगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करा, वरना कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा, लॉ ये मान के चलेगा कि ए जो कह रहा है वो सच है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन से साफ साफ समझ में आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर और अनरीजनेबल है। तो यहाँ पर प्रूफ किसको करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्गर पार्टी को, जबकि लॉ वीकर पार्टी के सपोर्ट में आ गया। तो अब हम देखेंगे आगे जाके कि प्रूफ ऑफ बर्डन जो है किसके ऊपर होता है। अभी तो इस एग्जांपल में आ गया तो मैंने आपको समझा दिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम when there is a stringency in the money market. The banker declined to make the loan except
एट एन अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर दो पार्टीज है, एक ए और दूसरा बैंक। ए ने जो है बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा और ऐसे समय पर अप्लाई करा जिस समय पर मार्केट के अंदर मनी को लेकर स्ट्रिंजेंसी चल रही थी, यानी कमी चल रही थी, मंदी का टाइम था, मार्केट में पैसों की कमी थी। उस टाइम पर ए ने लोन के लिए अप्लाई करा बैंक में। अब बैंकर ने जो है लोन देने से मना कर दिया। सीधी बात है, जब पैसों की कमी होती है मार्केट के अंदर तो उस टाइम पर बैंक भी लोन नहीं देगा। तो बैंक ने ए के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हें वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना होगा। एक ही शर्त पे लोन मिल सकता है कि लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई होगा, यानी अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ए को पैसों की जरूरत थी, ए ने जो एक्सेप्ट कर लिया बैंकर के टर्म्स और कंडीशन को। तो अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि बैंकर ने जो है एक ही मजबूरी का फायदा उठाया। मार्केट के अंदर पैसों की कमी थी, तो जब भी मार्केट के अंदर पैसों की कमी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट हाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ये जो ट्रांजैक्शन करी गई है ये बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी गई है। किसी भी तरीके का यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करा गया। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो नॉट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा ही जाएगा। कई बार मार्केट सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। द फॉलोइंग रिलेशनशिप यूजुअली रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप माने गए जहां पर ये प्रिजम्पशन ली जाती है, यानी ये अजम्पशन ली जाती है कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया ही होगा। मतलब कुछ ऐसे रिलेशन है जहां पर हमेशा ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा जा सकता है बड़ी आसानी से। जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है, गार्जियन और वार्ड का रिलेशन होता है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशन होता है, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट का रिलेशन, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसाइपल का रिलेशन। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं यहाँ पर लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा जा सकता है बड़ी आसानी से। जबकि कुछ ऐसे रिलेशन भी लॉ ने बता रखे हैं जहां पर लॉ प्रिज्यूम नहीं करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है। देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ पावर टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करा जाएगा कि एक पार्टी के पास इतनी पावर है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। कौन कौन से रिलेशन होते हैं? लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन, क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। तो इन रिलेशन में लॉ कभी भी प्रिज्यूम करके नहीं चलेगा कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट किया है। तो इन तीन केस में तो लॉ प्रिज्यूम नहीं कर रहा। तो ये कोर्ट के डिसीजन से डिसाइड हुआ था। इट हैज बीन हेल्ड बाय जुडिशियल डिसीजन दैट इन ऑल दीज केसेस द पार्टी एलिजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस मस्ट प्रूव दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्टेड। तो जो पार्टी आरोप लगाएगी, जो पार्टी केस करेगी, उसी को साबित करना होगा कि उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि आप झूठ भी बोल सकते हो, लॉ मान के नहीं चल रहा कि इन केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर हुआ है तो आपको साबित करना होगा। जबकि ऊपर वाले जो हमारे केस है जहां पर लॉ प्रिज्यूम करके चल रहा है, यहाँ पर अगर वीकर पार्टी ने एक बार कह दिया, जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है, उसने एक बार कह दिया, उसने एक बार कोर्ट में केस कर दिया कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा, वो साबित करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करा गया, मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है? बर्डन ऑफ प्रूफ की अगर बात करें, व्हेन द ट्रांजैक्शन अपीयर ऑन द फेस ऑफ इट और द एविडेंस एड्यूस्ड टू बी अनकॉन्शनेबल और प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person who is in a position to dominate the will of the other। तो अगर कभी भी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, यानी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर क्लियरली ट्रांजेक्शन देखते ही पता चल रहा है, फेस ऑफ इट ऊपर से दिखाई दे रहा है, या फिर एविडेंस कुछ इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं कि साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनकॉन्शनेबल है, यानी अनफेयर और अनरीजनेबल है, या फिर वो सारे केसेस जहां पर लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है। तो दो सिचुएशन बताइए जहां पर क्लियरली ट्रांजेक्शन देखते ही अपीयर हो रहा है कि ये ट्रांजेक्शन अनफेयर और अनरीजनेबल है, या फिर प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में बर्डन ऑफ प्रूविंग जो है हमेशा स्ट्रॉन्गर पार्टी के ऊपर जाएगी, यानी उस पार्टी के ऊपर जाएगी जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करने का आरोप लगा है, यानी जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसको साबित करना होगा कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करा। सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। बाकी इन ऑल अदर केसेस, ऊपर दिए गए केसेस को छोड़ दें, बाकी केसेस में जहां पर ऊपर से देखकर जो है ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल भी नहीं लग रही और आपका कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं है कि जिसको अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्रिजम्पशन में डाला जाए, तो उन सब केसेस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा वीकर पार्टी के ऊपर होगा। यानी वो पार्टी जिसने केस फाइल किया उसी को साबित करना होगा कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया था, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। हमने ये तो समझ लिया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन से केस में होता है, कब अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है, प्रिजम्पशन क्या होती है उसकी, सब देख लिया। अब ये देखना है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर लिया, यानी अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया, उससे अनफेयर एडवांटेज ले लिया, सामने वाली पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी, फिर भी आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो करवा लिया, लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कि वॉइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट फ्री नहीं है। तो सेक्शन 19 ने बता रखा है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी, दैट इज द
द पार्टी whose consent is obtained by undue influence। तो यहाँ पर भी कोवर्शन की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाएगा किसके ऑप्शन पे, अग्री पार्टी के ऑप्शन पे। सेम बात आ गई कोवर्शन की तरह, अगर आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके आपको कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करवाया गया है, आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो जो अग्री पार्टी है, जो वीकर पार्टी है, जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा गया है, उसके पास ऑप्शन आ गया, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करा ले, चाहे वॉइड करवा ले। तो वॉइडेबल होगा कि वैलिड होगा वो डिपेंड करेगा अग्री पार्टी के ऊपर। अब वॉइडेबल क्या होता है मुझे लगता है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, वो मैंने आपको कोर्शन के अंदर समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सेक्शन 19A ने भी कुछ बातें कह रखी है। सेक्शन 19A ने कहा है कि अगर एग्री पार्टी कोर्ट में चले जाती है और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराना चाहती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट सीधी बात है वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर पार्टी कोर्ट में जाती है तो इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में सेट असाइड बाय द कोर्ट एब्सोल्युटली। कोर्ट जो है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा, यानी पूरी तरीके से खत्म कर देगा। सेट असाइड का मतलब होता है कैंसिल कर देगा कोर्ट। सेम ऐसी सिचुएशन ला देगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं गया था, तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा अगर एग्री पार्टी कोर्ट में चले जाती है। हाउएवर इफ द एग्री पार्टी रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, तो अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एग्री पार्टी कोई बेनिफिट रिसीव कर चुकी हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोर्ट जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करेगा और टर्म्स और कंडीशन खुद तय करेगा। जो भी टर्म्स और कंडीशन कोर्ट को सही लगेगी उसके अकॉर्डिंग जो है आगे अपना डिसीजन सुनाएगा। तो इट में बी सेट असाइड अपॉन सच टर्म्स और कंडीशन एज आर जस्ट इन द आई ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट को यहाँ पर जो भी सही लगेगा, कोर्ट की नजरों में जो भी सही होगा, वही टर्म्स और कंडीशन कोर्ट डिसाइड कर लेगा। एग्जांपल देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझो, आप समझ में आ जाएगा। ए अ मनी लेंडर एडवांस रुपीज 10,000 टू बी अ फार्मर। तो यहाँ पर दो पार्टीज है, ए और बी। ए एक मनी लेंडर है, यानी जो साहूकार होते हैं जो पैसा उधार देते हैं, उसने जो है 10,000 रुपीज उधार दिया बी को। बी कौन है, बी एक फार्मर है। तो 10,000 का लोन दिया ए ने बी को, और अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूस बी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर ₹20,000 विद एन इंटरेस्ट एट 4% पर मंथ। तो ए ने जो है अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, या फिर मैं कहूँ बी की मजबूरी का फायदा उठाकर बी से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया, यानी बी से एक बॉन्ड ले लिया, और उस बॉन्ड के ऊपर क्या लिखा था कि बी ने जो है ए से 20,000 का लोन लिया है, जबकि असलियत में लोन कितने का लिया गया है, 10,000 का। लेकिन यहाँ पर ए ने बी के ऊपर अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा और बी से 20,000 का बॉन्ड ले लिया कि तुम मुझे अब बदले में जो है 20,000 रुपीज लौटाओगे, साथ में इंटरेस्ट भी पे करोगे। इंटरेस्ट कितना होगा, 4% पर मंथ का। पर मंथ 4% इंटरेस्ट, तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ए। अब कुछ टाइम बाद जो है बी कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड। कोर्ट ने जो है बॉन्ड को कैंसिल कर दिया, सेट असाइड कर दिया बॉन्ड को, एंड ऑर्डरिंग बी टू रीपे ₹10,000 विद सच इंटरेस्ट एज में सीम जस्ट। और यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया बी को कि तुम जो है ए को सिर्फ 10,000 रुपीज लौटाओगे, इससे ज्यादा लौटाने की जरूरत नहीं है। 20,000 का बॉन्ड जो तुमने दिया था ए को, वो तो हमने कैंसिल कर दिया। अब तुमने जो एक्चुअल लोन लिया था ए से 10,000 रुपीज, वो तुम ए को वापस लौटा दो और इंटरेस्ट के साथ लौटा दो। और इंटरेस्ट का रेट कौन डिसाइड करेगा, इंटरेस्ट का रेट अब कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट को जो सही लगेगा उस इंटरेस्ट रेट पे कोर्ट बी को ऑर्डर देगा कि 10,000 रुपीज ए को लौटा दो। तो कोर्ट को जो भी सही लगा कोर्ट ने वो डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर लिया। अब एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आपको मालूम है सारे पॉइंट्स तो मैंने करवा दिए, एक बार रीड कर लेते। टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, कोर्शन के अंदर फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होता है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर मेंटल प्रेशर का इस्तेमाल होता है। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता पार्टीज के बीच में। सीधी बात है, एक पार्टी दूसरे के ऊपर फिजिकल प्रेशर का इस्तेमाल कर रही है, दूसरे को गन पॉइंट पे ले रही है, तो दोनों के बीच आपस में कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है, उसके बावजूद कोर्शन का इस्तेमाल हो सकता है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कोई ना कोई रिलेशन हमेशा मौजूद होगा दोनों पार्टीज के बीच में। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज। थर्ड पार्टी की अगर बात करें, मे बी एम्प्लॉयड आइदर अगेंस्ट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्शन जो है वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी हो सकता है, हमने देखा था, और कई बार जो है थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है। मतलब जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके साथ भी कोर्शन हो सकता है, हमने एग्जांपल देखा था। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। प्रिजम्पशन की बात करें, यहाँ पर कोई किसी तरीके की कोर्ट अजम्पशन लेके नहीं चलता कि अगर सामने वाली पार्टी ने कह दिया कि उसके साथ कोर्शन हुआ है, उसके ऊपर फिजिकल प्रेशर का इस्तेमाल करके उसे कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कराया गया है, तो कोर्ट मान ही लेगा कि ऐसा हुआ ही होगा। इस तरीके कोई अजम्पशन कोर्ट लेकर नहीं चलेगा। जिसने आरोप लगाया कि उसके साथ कोर्शन हुआ है उसी को साबित करना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, जिसने केस फाइल किया है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कुछ ऐसी केस है जहां पर लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ही होगा। कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया होगा। वीकर पार्टी ने एक बार केस फाइल कर दिया तो आप साबित किसको करना है, स्ट्रॉन्गर पार्टी को। तो अगर मैं बात करूं इफेक्ट की, कोर्शन के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है, लेकिन जब बात करें अनड्यू इन्फ्लुएंस की तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल भी हो सकता है या फिर कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, एग्री पार्टी के ऊपर। तो कोर्शन किसी केस में जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके ऊपर कोर्शन हुआ है, वही जो है प्रूफ करेगा, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में अगर बात प्रिजम्पशन की आती है,
मतलब प्रिजम्पशन का केस है जहां पर लॉ अज्यूम करता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ही होगा, तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर आ जाता है, यानी स्ट्रॉन्गर पार्टी होती है, उसको साबित करना होता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्रिजम्पशन के केस में डोमिनेंट पार्टी के ऊपर आ जाता है। बाकी अदर केसेस के अंदर जहां पर कोई प्रिजम्पशन भी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर से देखते हुए ये लग भी नहीं रहा कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पर एग्री पार्टी को ही प्रूव करना पड़ेगा। उसके साथ गलत हुआ है तो वही प्रूव करेगी कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। एक नोट देख लेते हैं नीचे, यहाँ पर छोटा सा नोट है, अगर कोई बेनिफिट रिसीव होता है कोवर्शन के केस में तो वो बेनिफिट रिस्टोर करा जाता है, जबकि बात करें अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में अगर कोई बेनिफिट रिसीव करा जाता है तो वो बेनिफिट भी रिटर्न करा जाएगा, लेकिन एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट। अब बात करें हमारे लास्ट टॉपिक की, एक लास्ट टॉपिक हमारा ये बच गया, कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानशीन वुमेन। पर्दानशीन वुमेन के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं पर्दानशीन वुमेन क्या होती है। पर्दानशीन वुमेन इज वन हु बाय वर्च्यू ऑफ द कस्टम ऑफ हर कम्युनिटी इज रिक्वायर्ड टू लीव बिहाइंड अ व्हील एंड इज टोटली secluded from ordinary social interaction. Any such contract made by such a woman is under presumption of undue influence. तो पर्दानशी वुमेन कौन होती है, ये वो औरतें होती हैं जिनको बाय वर्च्यू ऑफ कस्टम, यानी उनका जो कस्टम होता है, उनके कम्युनिटी के अंदर जो कस्टम होता है उसमें कहा जाता है कि उनको हमेशा पर्दा करके रहना है, यानी जो है वो हमेशा व्हील के अंदर रहती है। व्हील का मतलब क्या होता है, पर्दा, पर्दे के अंदर रहती हैं, उनको टोटली सेक्लूडेड करा जाता है फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से, यानी वो सोशल इंटरेक्शन से बहुत दूर होती हैं। जनरली वो अपनी फैमिली मेंबर के अलावा और किसी के सामने नहीं आती, किसी से नहीं मिलती, किसी से बातचीत नहीं करती, तो उनको सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी का क्या रूल है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो इस तरीके की वुमेन के साथ कुछ गलत ना हो जाए, अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उनको तो सोसाइटी से भी दूर रखा जाता है, किसी भी चीज के बारे में उन्हें नहीं पता कि आखिर सोसाइटी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर आप ऐसे किसी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो पर्दानशीन वुमेन है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी चले जाएगा प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में। मतलब यहाँ पर लॉ ये अज्यूम कर लेगा कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इस तरीके की कोई वुमेन के साथ, तो आप इस पोजीशन में आ गए हो कि आप उसके विल को डोमिनेट कर सकते हो और उसका अनफेयर एडवांटेज उठा सकते हो। अब अगर वो औरत कोर्ट में चली जाती है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करा। तो यहाँ पर पर्दानशीन वुमेन के साथ करे हुए कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं। तो अगर बात करूं बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो यहाँ पर आपको साबित करना होगा, अदर पार्टी को आप साबित करना होगा कि उसने पर्दानशी वुमेन के साथ जो कॉन्टैक्ट किया है उसमें किसी तरीके का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करा। वो कैसे प्रूव होगा, तीन बातें प्रूव करनी है। पहली बात कि जितने भी फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे वो सभी आपने उसको फुली डिस्क्लोज करे थे, यानी सारे फैक्ट आपने बताए थे। दूसरी बात, आपने अपनी तरफ से बता दिए, उसको वो सारी बातें समझ में भी आ गई थी, शी अंडरस्टूड देयर इम्प्लीकेशन, उसको सभी इम्प्लीकेशन पता चल गए थे, कॉन्ट्रैक्ट के सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ चुके थे। तीसरी बात, ही वाज इन ए पोजीशन टू ऑब्टेन अ कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट एडवाइस फ्रॉम आउटसाइडर और हर रिलेटिव बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इस पोजीशन में थी कि वो इंडिपेंडेंट एडवाइस ले सके आउटसाइडर से या फिर अपने किसी रिलेटिव से कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूं या ना करूं। तो ये तीनों बातें आपको साबित करनी होगी अगर आपको प्रूव करना है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया पर्दानशीन वुमेन के साथ उसमें आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करा। तो क्लियर हो गया आपको, ये छोटा सा एक पॉइंट था जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का पॉइंट पूरा हो गया। मैंने आपको इसके अंदर जितने भी पॉइंट बनते थे, जितने भी रूल्स बनते थे, सब बता दिए, सब समझा दिए अच्छे से। अब आप देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, अपना थर्ड पॉइंट जो कि है फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या होता है,